सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संतों के अपमान वाले एपिसोड से, जिसमें सनातन वाले संवेदनशील सवाल हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से विशेष विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें वीएचपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कई साधु संत शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में वीएचपी कार्यकर्ता और संत समाज के लोगों ने सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया। उद्देश्य यही था कि विपक्षी नेताओं को सद्बुद्धि और विवेक मिले। विरोध प्रदर्शन इन आरोपों के साथ किया गया कि साधु और संतों की गरिमा का घोर अपमान किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। संत समाज और सनातन आस्था का मजाक उड़ाया गया है। सवाल यही है कि आखिर ये संत किससे आहत हैं और किसे सद्बुद्धि और विवेक की जरूरत है। पूरी कहानी को इन दो तस्वीरों से समझिए। कल संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक कटाक्ष किया था। इसे आप वीडियो कटाक्ष या नुक्कड़ नाटक कटाक्ष भी कह सकते हैं। इसमें कई संत नाराज हैं। इससे वो सनातन का अपमान मानते हैं। साधु संतों का अपमान वो कह रहे हैं कि यह है। पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चढ़ावा चोरी का विरोध करना सनातन का अपमान है? कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? सनातन को अपमानित कौन कर रहा है? वो लोग जो चढ़ावा चोरी में शामिल थे या जिनकी जिम्मेदारी थी, या फिर वो लोग जो चढ़ावा चोरी पर नुक्कड़ नाटक के जरिए कटाक्ष कर रहे हैं? अगर कोई नेता या सांसद साधु के भेष में चढ़ावा चोरी पर कटाक्ष कर रहा है तो सनातन का अपमान कैसे हो गया? क्या वाकई सनातन का दायरा इतना सीमित है? बड़ी बात तो यह है कि सनातन की परंपरा उदार है, इसमें विरोध भी स्वीकार है। आज जंतर मंतर पर मौजूद संतों का भी ऐसे सवालों से सामना हुआ। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने ऐसे सभी तीखे सवाल संतों से पूछे। इन सवालों पर उनका क्या जवाब था, आपको ये भी जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि कैसे चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मामले को अलग अलग रंग देकर नजरिया बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदू संस्कृति को अपमानित करना, हिंदू संतों को अपमानित करना, हिंदू के शास्त्रों को अपमानित करना, हिंदू के देवताओं को अपमानित करना, हिंदू की धार्मिक पद्धति को अपमानित करना, तो हम चाहते हैं कि ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि दे। बाबाओं ने जो कुछ बाबा जो हैं जो इस वक्त जेल में भी बंद हैं। देखो, आप किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा, जिन्होंने भी चाहे पक्ष में रह करके हिंदू धर्म का अपमान किया है, चाहे विपक्ष में रह करके हिंदू धर्म का अपमान किया, उन सबको सद्बुद्धि देनी चाहिए। तो भगवान उस व्यक्तित्व को और उसकी विचारधारा से जुड़ने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे, वो वास्तविकता में भारतीय सनातन संस्कृति को पहचाने और भगवान का सम्मान करना सीखें। आसाराम और रहीम जैसे जो बाबा हैं, उन्होंने क्या अपमान नहीं किया है संत समाज का, क्या भगवा का, जो हिंदू धर्म का? देखिए, आप किसी के उदाहरण को लेके आप वो धर्म का कार्य नहीं कर सकते। अगर किसी ने वो गलतियां करी हैं तो ये नहीं कि आपको अधिकार मिल जाता कि आप भी वो गलतियां करें। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हरीना। क्या आसाराम राम रहीम ने अपमान नहीं किया? नहीं, आसाराम जी ने राम का प्रचार किया है, ईसाइयों से हिंदुओं को बचाया है। अंदर जो जेल में बंद हैं उनको पर कांग्रेस ने फंसाया। उसने साधु का रूप धारण करके जो अपमान किया है, ऐसे उसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष अविलंब उसका इस्तीफा लें। आसाराम की बात करूं, राम रहीम की बात करूं, क्या उन्होंने अपमान नहीं किया? उनके लिए क्या कहेंगे? सब हमारे साथ हैं। उन्होंने अपमान नहीं किया। पप्पू यादव ने अगर किया तो फिर आज का ये विषय नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, किस साधु ने राम मंदिर में चोरी की? एक साधु का नाम बताओ भाई। जिन्होंने चोरी की उनका मुखौटा लगा के वो कुछ करता समझ में आता है, पर साधु का भेष बना करके पूरे सनातन का, पूरे साधु भेष का अपमान किया है। क्यों? आसाराम हुए, राम रहीम हुए, जो बाबा हैं थे और वो इस वक्त जेल में हैं, कुछ को पैरोल पर बाहर भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन का अपमान नहीं किया? वो कोई साधु नहीं थे, कोई भगवान ही पहन रखा था और भगवा पहन के जो है साधुओं का अपमान किया। भगवान जो है और ये सन्यासी और अपमान है। क्या मंदिर में जिस तरह की दान की जो चोरी हुई उसकी बात उठानी चाहिए संसद में कि नहीं? देखिए, वो तो क्या भक्तों का अधिकार है। जो ये जो घटना हुआ है, वो कृत्य हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और निश्चित रूप से आवाज़ उठनी चाहिए, परंतु इसमें कोई साधुओं की भूमिका नहीं है। तो साधुओं का अपमान करना वो सही नहीं है।
वैसे पुजारी के भेस वाले वीडियो बनाने के बाद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद न सिर्फ सवालों में हैं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। एक्शन भी हो रहा है। काशी के धर्माचार्यों की तरफ से वाराणसी के कोतवाली थाने में सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद के खिलाफ तहरीर दी गई। मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। ऐसी ही शिकायत दिल्ली के जहांगीरपुरी में पप्पू यादव के खिलाफ दी गई है। आरोप लगाया गया है कि संसद परिसर के बाहर भगवा वस्त्र, राम मंदिर की प्रतीकात्मक दान पेटिका और भगवान राम से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल इस तरह किया गया जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं। अगर ये प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर संत समाज कानून में हाथ लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है। उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो अपमान भगवे का किया गया, रामलला विराजमान के मंदिर का किया गया, उसके अलावा दान पात्र का किया गया, उसके विरोध में मैंने थाना जहांगीरपुरी में अपनी भावनाएं आहत होने के लिए वजह से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है और ये उसकी कॉपी है। और मैं आशा करता हूं श्रद्धेय गृह मंत्री अमित शाह जी से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए सनातनियों की भावना को आहत करने वाले पप्पू यादव, राहुल गांधी, उसके अलावा डिम्पल यादव, अवधेश कुमार, इन सब के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो। साधु संतों का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी चिंगारियां लखनऊ से लेकर भोपाल तक हैं। लखनऊ में VHP कार्यालय के बाहर पप्पू यादव का पुतला फूंका गया, नारेबाजी की गई है। आप सिर्फ 100 सेकंड में देखिए कैसे चढ़ावा चोरी पर एक कटाक्ष को सनातन के अपमान का रूप दिया जा रहा है। और पप्पू यादव जो भी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सनातन धर्म और हिंदू समाज और हमारे जो संत हैं उनका अपमान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से उसकी सजा इनको मिलेगी। राम नाम सत्य है। हमने हजरतगंज में पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली है, सनातन धर्म का अपमान किया है और उनके शिशुपाल की तरह उनके पापों का अंत हो चुका है। अब उनके पापों की सजा दी जाएगी। अब सनातन रक्षा संगठन सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। बहुत हो चुका मजाक, बहुत हो चुका अपमान। चढ़ावा चोरी पर कटाक्ष को अपमान समझने वालों को आज ये भी जानना चाहिए कि साधु संत की परिभाषा क्या है। सरल शब्दों में साधु और संत उन महान लोगों को कहा जाता है जो छल कपट, स्वार्थ और मोह माया से दूर रहकर अपना जीवन सत्य, ईश्वर और समाज की सेवा में लगा देते हैं। सादगी, कठोर अनुशासन, तप और साधना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। उनके मन में किसी के लिए भेदभाव, लोभ या क्रोध नहीं होता है। बड़ी बात यह है कि चढ़ावा चोरी वाले कटाक्ष पर जो साधु संत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो साधु संतों की सही परिभाषा को समझ रहे हैं? इसे आप विपक्ष के तीखे आरोप और नए व्यंग से भी समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। लिखा, क्या इस बार रामलीला में सीता हरण के प्रसंग में रावण के भी वेश पर FIR करवाएंगे? जो लोग असल जिंदगी में साक्षात रूप धारण कर लोगों के विश्वास को आहत कर रहे हैं, झूठ बोलकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भावना आहत होने की FIR कब लिखी जाएगी? ये कमेंट अखिलेश यादव ने पप्पू यादव पुजारी भेस मामले में FIR दर्ज होने के बाद किया है। असल सवाल यही है, क्या साधु का वेश धारण करने से साधु का अपमान होता है?
क्या इसके कई पौराणिक उदाहरण भी हैं? सीताहरण के लिए रावण ने भी साधु का वेश धारण किया था। रामायण की एक और कहानी कालनेमी से जुड़ी है। कालनेमी साधु के वेश में हनुमान जी के सामने छल करने आया था। संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हनुमान जी का रास्ता रोका था। इस कहानी में भी वही सवाल है, कालनेमी ने जब साधु का वेश धारण किया तो क्या ये अपमान था? देश के इतिहास में भी कई कहानियां हैं, कई उदाहरण हैं जो ऐसे संदेश और संकेत दे रहे हैं। आसाराम बापू को देश के सबसे बड़े कथावाचकों में गिना जाता था। उन पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा, अदालत से दोषी करार हुए। इसी तरह स्वामी नित्यानंद जो अश्लील सीडी के मामले में दोषी करार हुए थे। कई बड़ी हस्तियां नित्यानंद की भक्त थीं, लेकिन उन पर धोखाधड़ी और अश्लीलता का मामला दर्ज हुआ था। स्वामी चैतन्यानंद भी एक नाम है जिनकी छवि साधु संत वाली थी, लेकिन लड़कियों ने छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप लगाए। स्वामी चैतन्यानंद फिलहाल फरार चल रहा है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज है। सबसे चर्चित नाम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष जेल की सजा काट रहे राम रहीम को लेकर ऐसे ही सवाल हैं। अब आपको सोशल मीडिया वाला वीडियो कलेश दिखाते हैं, जिसे लेकर सियासत का सब्सक्रिप्शन ओवरलोड होता जा रहा है। यह पूरा विवाद प्रधानमंत्री मोदी के 2 मिनट 54 सेकंड के एक नए वीडियो से निकला है और जिसका कीवर्ड है माफी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 11 बजे एक वीडियो जारी किया और जेन जी से जुड़ा एक संदेश दिया, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट कटाक्ष किया है। पीएम ने अपने वीडियो में कहा था कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने न सिर्फ उनको बल्कि उनकी स्वर्गीय मां को भी भद्दी गालियां दी। लेकिन यह समय बच्चों पर कार्रवाई का नहीं, उन्हें सही रास्ता दिखाने का है। इसीलिए वो ऐसे सभी बच्चों को माफ करते हैं। अब पीएम मोदी के माफी वाले इस शब्द को विपक्ष ने पकड़ लिया है और सवालों की मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी है, क्योंकि कहां मामला विपक्ष की इस मांग के शुरू हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे। उल्टा पीएम ने कह दिया वो गाली देने वाले शरारती बच्चों को माफ करते हैं। इस पर सियासत का तापमान काफी ज्यादा है। वो बयानों में महसूस कीजिएगा, लेकिन पहले पीएम के वीडियो की एक हाईलाइट देखिए, क्योंकि वो वीडियो ही इस कलेश का केंद्र बिंदु है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो के बाद जहां सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और व्यूज की बारिश होने लगी, जो राजनीति के कॉरिडोर में सियासी बिजलियां गिरने लगी, कांग्रेस से लेकर विपक्ष के दूसरे नेताओं ने तुरंत पीएम मोदी पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। आज राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक पोस्ट किया। राहुल ने पेपर लीक से सुसाइड करने वाले छात्रों की बात करते हुए प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट कटाक्ष किया और लिखा, पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, वर्षों की तैयारी एक पल में बर्बाद। छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने पेपर लीक से छीन लिए गए? भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के नेता अब भी प्रधानमंत्री मोदी की माफी पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से सियासत में माफी नाम का ये नाम, नया कीवर्ड जोर शोर से अब ट्रेंड कर रहा है। पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे। आपल्या देशात काय चाललेलं आहे याची नीट कल्पना माननीय पंतप्रधानांनी आपल्या जर कोणी त्यांच्याकडे राहिलं असेल तर विश्वासू सहकाऱ्यांकडून घेतली पाहिजे। माफ करण्याची नाही तर माफी मागण्याची गरज आहे। भारत की नारी शक्ति को
गालियां दी गई, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और ऐसी सी घिनौनी हरकत की गई जो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुई थी। और यहाँ आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप ही माफ़ किए दे रहे हैं। और ये कोई इनका नया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो इनकी राजनीतिक असहिष्णुता है, स्पर्शिता है, उसके ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं। 2014 के बाद ये जो है वो हताश निराश आत्माएं एक दिन भी चैन से नहीं बैठी हैं। खुद तो देख लो अपने वीडियो, आपने क्या क्या किए हैं और क्या क्या बोला है। बड़ा ही शर्म है, दर्दनाक बात है कि जहां मोदी जी को माफी मांगने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए बच्चों से, वह लोगों को माफ कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। सही बात कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से गलत रास्ते पर भटक गए हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में उनकी प्रगति के लिए काम करने के लिए उनको माफ़ करना चाहिए, उनको सही सलाह दे करके सही रास्ते पर ले आना चाहिए। उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना है। इस सियासी कलेश के बीच आज कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। दावे के अनुसार दिल्ली पुलिस अब जल्द कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी में है। जांच एजेंसियों का रडार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर घूम रहा है जिन पर भड़काऊ, भ्रामक और उकसाने वाले कंटेंट शेयर करने के आरोप है। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी 3 बड़ी कंपनियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीम की जांच भी कर रही है। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की भूमिका की तसल्ली बख्श जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे जिस वक्त हर तरफ जेन जी और युवाओं की बात हो रही है, उसी समय में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी युवाओं के लिए एक बड़ी बात कही है। आज पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। इसी दौरान अजीत डोभाल ने युवाओं को एक संदेश दिया, वो भी आपको सुनना चाहिए। जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी। और सत्ता में अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां शांति और विकास वाले बदलाव को आतंकी गोलियों से हराना चाहते हैं। इसके लिए अब वो निहत्थे और बेकसूरों की जान ले रहे हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन से पाकिस्तान समर्थित आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह आतंकी हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ, जहां आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाईं। हमले में दोनों की मौत हो गई। मरने वाले मजदूरों में से एक का नाम दीपक स्त्रे है, जबकि दूसरे का नाम भूपेंद्र है। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो कुछ वक्त पहले रोजी रोटी कमाने कश्मीर गए थे। कश्मीर में 2 प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले के बाद एक बार फिर टारगेट किलिंग वाले सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुलगाम जम्मू कश्मीर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों की पहचान पूछकर हत्या करना बेहद घृणित एवं मानवता विरोधी कृत्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। एक तरह से आतंकियों का मकसद ऐसे हमले कर डर का माहौल बनाना है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। पिछले कुछ वर्षों में टीआरएफ जम्मू कश्मीर के अंदर कई आतंकी वारदात को अंजाम दे चुका है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ एक तरह से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। ये माना जाता है कि जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल किया गया है। इस आतंकी संगठन की सारी फंडिंग पाकिस्तान से होती है।
आतंकियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में दी जाती है। साफ है इन हमलों का असली प्रायोजक पाकिस्तान है। हालांकि भारत सरकार टीआरएफ पर पहले भी प्रतिबंध लगा चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि प्रवासी मजदूरों की हत्या में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी लतीफ भट्ट और उसके साथी शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद लतीफ भट्ट के बारे में जानकारी है कि वो कुलगाम जिले के खेवान चडर की नई बस्ती का रहने वाला है, जो 19 नवंबर 2025 को अपने घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद लतीफ भट्ट आतंकी जाकिर अहमद गनी के प्रभाव में आकर लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ। इस आतंकी हमले के पीछे चाहे किसी का भी हाथ हो, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आतंकियों की एक एक गोली का हिसाब होगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की संख्या और पहचान की कोशिश हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसके बाद ऑपरेशन तेज करने और आतंकियों को खत्म करने का निर्देश दिया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में बीती रात जो है कहीं न कहीं आतंकियों ने घात लगाकर 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला कर दिया, जिसमें पहले दोनों की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि एक की मौत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते हो गई, फिर दूसरे को रेफ़र करके अनंतनाग से श्रीनगर भेजा गया, लेकिन आज सुबह जो है श्रीनगर में दूसरे प्रवासी मजदूर की भी मौत हो गई। कुल मिलाकर अभी तक जो है सुरक्षा बलों ने जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी रखा है और निस्संदेह ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनको जल्द से जल्द जो है दबोचा जाए। मुझे लगता है पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन डेवलप करके जो JNK पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। पिछले 10 दिनों में कश्मीर में दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग में लाल चौक पर आतंकियों ने पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त में हुए आतंकी हमलों में एक और बात गौर करने वाली है कि आतंकी दहशत फैलाने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। फरवरी 2024 में श्रीनगर में पंजाब के 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मार दी। जून 2024 में रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बस खाई में गिर गई और 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गगनगीर में आतंकियों ने 6 प्रवासी मजदूरों और एक स्थानीय डॉक्टर की हत्या कर दी। अप्रैल 2025 में पहलगाम के बाईसरन में पर्यटकों पर हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। और अब कुलगाम में हुए हमले में भी आम नागरिकों को टारगेट किया गया। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए लोगों पर हमला शर्मनाक है। वहीं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की जांच की मांग की है। बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। एक निर्दोष, एक निहत्थे, एक मासूम मजदूर पे गोली चलाना, ये इनका जहाद है। ये इस पाकिस्तान प्रायोजित उस तत्व का जहाद है जो यहाँ पे पाकिस्तान के डिस्कोर्स को जगह देता है। उस समय हुए जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है। 15 अगस्त आपके बिल्कुल सिर पे बैठा है और जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है, कैसे ये 2 लोग मारे गए, कैसे वो पुलिस वाला शहीद हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां का अहम बयान बताते हैं, जिसमें उन्होंने जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति का कारण बताया जाना चाहिए। जजों की नियुक्तियों के कारण न बताकर कॉलेजियम न्यायपालिका का नुकसान कर रहा है। नियुक्तियों का कारण न बताने से उन जजों का नुकसान हो रहा है जिन्होंने वाकई में अच्छा काम किया है।
उन्होंने कहा कि इससे हम ऐसे लोगों को न्यायपालिका में आने दे रहे हैं जो बाद में लोगों के एक समूह को चींटियां कहते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को न्यायपालिका में आने से रोकने के लिए चर्चा होनी चाहिए और कारण भी बताए जाने चाहिए। जस्टिस भुइयां ने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर आखिर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से क्या नुकसान है। सत्ता की अगली खबर बहुत दिलचस्प है। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा लेकर चलते हैं, जहां अटल जी के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कांसे की प्रतिमा के लिए डटे हुए हैं। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है कि अटल जी के लिए भला कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कोरबा में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल परिसर बनाया गया है, जिसमें उनकी एक प्रतिमा भी लगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस परिसर में कांसे की प्रतिमा की जगह सीमेंट की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। जब पहली बारिश में ही मूर्ति का पेंट उखड़ने लगा तो घटिया निर्माण की पोल खुल गई। पता चल गया कि अटल जी की प्रतिमा सीमेंट की है, उसका भी निर्माण ठीक तरीके से नहीं किया गया है। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रही है। उसके कार्यकर्ता बैनर लेकर बैठे हैं जिन पर लिखा है, अटल जी की प्रतिमा के साथ चोरी नहीं चलेगी, अटल जी का अपमान देश नहीं सहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावा चोरी करने वाले अब अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अटल जी की तांबे की प्रतिमा में सीमेंट भर दिया। प्रतिमा बनाने वाला ठेकेदार भी बीजेपी का नेता है। स्वर्गीय अटल जी की आत्मा यह सब देखकर बहुत दुखी होगी। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता भी पूरे मामले की जांच और नई प्रतिमा के निर्माण की मांग कर रहे हैं। वैसे वर्तमान राजनीति में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब दो विरोधी राजनीतिक दल एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। इस पर एक रील भी देखिए। दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में अगर पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा के साथ ऐसा खिलवाड़ भाजपा राज में चल रहा है तो आप सोचिए कि रोड, सड़क, नाली, स्कूल में किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा होगा। कहाँ गई वो सम्मान अटल जी के प्रति वाजपेयियों की? कहाँ गया मानवता कि आज उनकी प्रतिमा के साथ इतनी बड़ी अनियमितता हो गई और अभी तक भाजपा प्रशासन, राज्य की सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा है। जो मूर्ति जो मेटल की लगनी थी वो मूर्ति सीमेंट कंक्रीट की लगा दी गई है, ऐसा ज्ञात हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत निंदनीय कार्य है। इस संबंध में मैं नगर प्रशासन से अपील करूंगा कि इसकी तत्काल गहन जांच करा करके और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और मूर्ति तुरंत बदली जाए। जांच करके और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो और मूर्ति को तुरंत बदली भी जाए। अरे दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अरे कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सत्ता में अब आपको गड्ढों वाली सियासत दिखाते हैं जो महाराष्ट्र में हो रही है। इसके लिए आपको मीरा भायंदर की उस रोड पर लेकर चलते हैं जिसे देखने के बाद आप भी इस इलाके के लोगों की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। और अब स्थिति यह है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान ही इन गड्ढों को भरने के लिए डामर और मलबा लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। मीरा भायंदर के लोगों के लिए इस वक्त ऐसे ही गड्ढों वाली सड़कों से गुजरना किसी एडवेंचर स्पॉट से कम नहीं है। लेकिन न सिर्फ लोगों की जान पर रिस्क है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी इन गड्ढों के बीच फंसी हुई है। इससे ट्रैफिक पुलिस भी त्रस्त है। इस वजह से ट्रैफिक विभाग ने मीरा भायंदर महानगर पालिका के पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस जारी किया है और तुरंत सड़कों की सूरत सुधारने की बात लिखी है। लेकिन सुनवाई न होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और वो स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढों को भरने में अब जुट गए हैं। हम इस वक्त मीरा भाईंदर से ठाणे जाने वाली सड़क पर खड़े हैं और ये सड़क घोड़बंदर की सड़क है, फाउंटेन का ये नाका है। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा गड्ढा है। आप देखिए आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। अब आप समझिए कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये पूरे जो पॉटहोल्स हैं, ये पॉटहोल्स पानी से भर जाते हैं और जो ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों को बुझाने का काम, इन गड्ढों को भरने का काम महानगर पालिका का है, प्रशासन का है, सरकार का है। लेकिन क्या हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस खुद इस काम में लगी हुई है, स्थानीय लोगों को साथ में लिया हुआ है और स्थानीय लोगों के साथ में कोशिश ये की जा रही है कि जो बड़े पॉटहोल्स हैं, बड़े गड्ढे हैं, उनको तुरंत भर लिया जाए। ये गड्ढे जो आप बुझा रहे हैं, आगे भी इसी तरह से बुझाने का काम चल रहा है? आगे हमने जेसीबी मंगाया और जेसीबी के सहारे हम यहाँ से मटेरियल लेके गए और जहाँ जहाँ हमें मटेरियल अवेलेबल हो रहा है वहाँ से हम लेके जाके गड्ढे बुझा रहे। तो ये देखिए गड्ढे भरने का काम चल रहा है। जो कोलतार है, डामर है, उसका जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल डाला जा रहा है। खुद ट्रैफिक पुलिस लगी है, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एपीआई, कांस्टेबल, सारे लोग यहाँ पर लगे हैं।